35 मिनट का समय है। जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम स्मृति है। हाय ग्रेट शिवांग। हाय भाई। ग्रेटफुल हूँ अपने हायर पावर की और आप सभी लोगों की कि आज सोबर हूँ। शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है। और सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर शेयरिंग के लिए बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी मेरी इस छोटी सी सोब्राइटी में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं ज़रूर बांटना चाहूँगी। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। दोस्तों, शराब पीना मैंने कहूँ तो ये 20 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा कोई एडिक्शन नहीं हुआ। मैं पार्टीज में पीती थी या फिर बहुत कम, ओकेशनली एकदम। तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। पर धीरे धीरे शराब इतनी बढ़ने लगी कि मैं सुबह उठते ही मुझे शराब चाहिए होती थी, क्योंकि पिछली रात मैंने इतना पी लिया होता था कि मेरे हाथ पैर कांपते थे। और जैसे ही मैं शराब का पहला घूंट पीती थी तब ऐसा लगता था ना कि मेरी जान में जान आई है। नहीं तो मैं ढंग से चल भी नहीं पाती थी। ग्लास उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ज्यादा मुझे ट्रेमर्स होते थे। तो ऐसे ही करके मेरा शराबियत का सिलसिला बढ़ा, जब तक जाके मैंने एकदम शराब के सामने हार नहीं मान ली कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, मुझसे ये शराब नहीं संभल रही है। जब तक मैंने ये अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस नहीं लाया, जब तक मैंने स्वीकारा नहीं कि मैं शराब के सामने बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हूँ, मेरी शराब के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती है, तब तक मेरी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आया। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भारत का एक स्टेट है। और मैं यहीं से पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज मैंने यहाँ के एक जगह रायगढ़ से किया हुआ है, यही मेरा होम टाउन है। और शुरुआती दिनों में जब मैंने शराब पीनी चालू की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका फीलिंग। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। और शुरुआती दिनों में कुछ बुरा भी नहीं लगा। और खासकर मेरे घर पे बिल्कुल इन सब चीजों की मनाही है, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का वो नशा नहीं करते, तंबाकू गुटखा कुछ भी नहीं। और मेरे मामा की फैमिली में भी ऐसा नहीं था। तो मेरी मम्मी ने भी कभी किसी शराबी को करीब से नहीं देखा था। मेरी शराबियत इनके लिए बहुत नई थी और वो यही सोचते थे कि कैसे इसको शराबीपन की लत लग गई। असली शराबियत मेरी कोविड के टाइम पे चालू हुई। और उस टाइम पे शराब भी बहुत महंगी बिक रही थी। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर कोई 300 रुपए की चीज मुझे 600 रुपए में भी मिल रही थी, तो मैं इतनी अंधी हो गई थी कि उस टाइम पे मैं वो चीज खरीद लेती थी। और मुझे इस चीज का कोई भी बुरा भी नहीं लगता था। और मैंने शराब लेनी चालू करी। और धीरे धीरे वो शराब जो मैं हफ्ते में शायद दो पी रही थी, 2 क्वार्टर, वो हफ्ते में कब 4 बन गई मुझे कभी पता नहीं चला। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए होती जाती थी क्योंकि मैं बहुत चालाक थी। मैं पकड़ी नहीं जाती थी घर में। और मैं शराब पी के सबके सामने भी जाती थी। और उन्होंने ऐसा कुछ, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने कभी करीब से शराबी नहीं देखा था, तो उनको
उतना कुछ एहसास भी नहीं होता था। और सबको बेवकूफ बना के ना मुझे बहुत मजा भी आता था, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही करके मैं शराब पी के गाड़ी भी चलाने लगी। बाद में मेरी एक जॉब लगी, और जॉब लगने के बाद मैं बैंगलोर गई। बैंगलोर गई तो वहाँ मैंने थोड़े दिन तो अच्छे से काम किया। और काम करने के बाद आती थी मैं, शराब बैलेंस पा जाती थी। ये 2022 की बात है। मैं बिल्कुल बैलेंस कर पा रही थी। बीच में कंपनी का लेआउट हुआ, मेरी जॉब चली गई। और उसके बाद मैं घर आई। और जब मैं घर आई तो शराबियत का सिलसिला इतना बढ़ चुका था मेरा। मेरे भाई बैंगलोर में रहते हैं, तो घर पे मेरी मम्मी बहुत परेशान होने लगी कि ये, जब घर में इन सब बातों का पता चला, मेरी माँ ने मुझे एक बोतल के साथ पकड़ा था। और वो छू भी नहीं रही थी वो बोतल को। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो मेरे भाई ने मुझे नॉर्मल सा कॉल किया, उसने पूछा कि क्या चल रहा है, और कोई परेशानी है तो बता। तो मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ। मेरे अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शराब मेरी परेशानी है। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी की परेशानियां हैं, और इससे डील करने के लिए शराब तो मेरी एक दवाई की जैसे काम कर रही है मेरे लिए। और मैं कॉन्फिडेंटली हर जगह शराब पी के जाने लगी, चाहे वो शादी हो। इवन मैं ये कन्फेस करती हूँ कि मेरे घर पे कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद भी मैं वहां भी शराब पी के गई। और वहां जाके मैं रोने लगी, पता नहीं। और सबको ऐसा लग रहा था कि ये इतना क्यों रो रही है, और मैं पता नहीं क्या सोच के रो रही थी। और इनिशियली लोग उतना पकड़ते नहीं थे मुझे, क्योंकि उनको लगता था लड़की है, क्या शराब पीती होगी, उनके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता था। पर धीरे धीरे जब समस्या बढ़ने लगी तो लोग समझने लगे कि कुछ तो है, इसके बिहेवियर में इतना क्यों बर्ताव आ जाता है। और धीरे धीरे, छोटी सी जगह है जहां से मैं हूँ, बात फैलने में टाइम भी नहीं लगती। धीरे धीरे लोगों को पता भी लगने लगा। आस पड़ोस के लोग तो जानते ही थे, क्योंकि मैं खुद जाके, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं भट्टी से शराब खरीद सकूं, तो मैं शराब मंगवाती थी लोगों से। तो जब भी वो देने आते थे तो कुछ ना कुछ पड़ोसी देख ही लेते थे। तो वही बात है ना कि ये सारी चीजें ज्यादा छुपाए नहीं छुपती। तो वही बढ़ने लगी, सब जानने लगे। सब जानने लगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोचती थी क्या ही कर लेंगे ये लोग मेरा, उनके पैसे से थोड़ी पी रही हूँ। और मैं पीती थी एकदम बेफिक्र होके। ना शरीर का ख्याल है, ना माँ बाप का ख्याल है, नौकरी छूट गई है उसका भी ख्याल नहीं है मुझे। सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। मैं शराब पीती रहूंगी, मेरी जिंदगी भी ऐसे ही चलती रहेगी। आगे के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी मैं किसी चीज को लेके कि कुछ करना है मुझे। मैं जब स्कूल कॉलेज में थी तो मैं मतलब ठीक थी पढ़ाई में। अगर आज सोचती हूँ कि उस टाइम पे मैं अगर अच्छे से मेहनत कर लेती तो आज मुझे कुछ रेप्यूटेड पोस्ट भी मिल जाते। पर वो होता है ना कि आप जब शराब पीने लगो तो आपके पास हर चीज का रीजन होता है। तो मैं अपने घर वालों को ब्लेम करती थी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया तो मैं इधर पहुंची। और ये सब कुछ ना कुछ कारण ढूंढ के मैं शराब पीने लगती थी। मेरे पास कारणों की कमी नहीं थी, लाखों कारण थे मेरे पास कि इस वजह से मुझे पीनी है।
मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, और शायद मैं समझना चाहती भी नहीं थी उस समय, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था उस समय जिंदगी में कि मैं एहसास नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। और मम्मी पापा मेरे परेशान थे। मेरे पापा, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी 2015 में। उस टाइम मैं 12th क्लास में थी, और उसके बाद से उनका थोड़ा मेंटली दिमाग स्टेबल नहीं है। तो वो ऐसे भी कुछ नहीं कहते थे मुझे, वो समझते थे ये सारी चीजें, पर वो कभी मुझे कहते नहीं थे। और इन सब चीजों का मैं अच्छा फायदा उठाती थी कि कोई तो मुझे कुछ कह भी नहीं रहा है, और सबके सामने मैं जा रही हूँ शराब पी के, मैं हर फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, मैं गाड़ी भी चला ले रही हूँ, कोई परेशानी नहीं हो रही, और नौकरी चली गई तो दूसरी आ जाएगी, ये ख्याल था मेरे दिमाग में। पर जब इतना ज्यादा हो गया कि मैं सुबह उठते ही मैंने जब पीना चालू कर दिया और सुबह से मैं टाइट रहने लगी, तो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा ये लगता था कि ये लड़की का क्या होगा आगे। तो उसने मेरे भाई को जब बोला, तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, आप बैंगलोर आओ, हम डॉक्टर को दिखाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने होम टाउन में ऑलरेडी इतनी बेइज्जती कर दी थी अपनी, और मुझे इस चीज का एहसास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे मेरी बोतल मिल रही थी, मैं उससे एकदम खुश थी, क्योंकि मेरे शराब का बंदोबस्त हो जाता था। तो मेरी मम्मी ने जब बोला, और हम मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, आप बैंगलोर आइए, हम दिखाते हैं डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने थेरेपी बोली और कुछ दवाइयाँ लिखी। मैं कुछ दिन तक तो ठीक रही, हफ्ते 2 हफ्ते होंगे कि मैं ठीक रही होंगी। और बैंगलोर जाके तो फिर मैंने दवाइयों के साथ ही शराब पीना चालू कर दिया, और मुझे लगा कोई परेशानी नहीं है। जान की फिक्र तो थी ही नहीं। घर वाले मन्नतें मांग रहे थे मंदिर में, जा जा के बोल रहे थे, मेरी माँ रो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बस एक ही चीज से की दिन में, मतलब दिमाग में मेरी एक ही चीज बसी हुई थी कि मुझे अपनी दूसरी बोतल कैसे खरीदनी है। मेरे को और कुछ उससे ज्यादा नहीं दिखता था। बैंगलोर में तो और इजीली शराब मिलती है, आप खुद जाके खरीद सकते हैं, मैं खुद जाके खरीद सकती थी। उसमें तो औरत मर्द देखना नहीं पड़ता वहां पे। तो मैं खुद ही जाके खरीदने लगी, और पीती थी वैसे ही। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन्हें लगता है रिहैबिलिटेशन में डालना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये 2023 की बात है। और कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे रिहैबिलिटेशन भेज दिया जब मेरा डिटॉक्स हो गया तब। उसके बाद मैं रिहैबिलिटेशन में रही, और वो रिहैबिलिटेशन ऐसा था ना कि वहाँ पे एडिक्ट्स के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं थी। उन्होंने मुझे जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं थोड़ा, और वो रिहैबिलिटेशन में रहते हैं, उस रिहैबिलिटेशन में रख दिया था। तो वहां पे कुछ ऐसा अवेयरनेस नहीं था। ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे वहां पे रह के अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। पर मैं जब उन लोगों से बात करती थी जो थोड़े मेंटली डिसबैलेंस्ड है, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगता था। और वहां पे मैं जाके 2 महीने रही। 2 महीने के बाद मैं वापस आ गई। वापस आ गई, मुझे एक काम भी मिल गया, ऑफिस में नौकरी मिल गई, और मैं जॉब पे जाने लगी।
और ये सिलसिला भी 2 से 3 महीने चला। और 3 महीने के बाद वापस से मेरी शराब वापस शुरू शुरू हो गई। जॉब गई भाड़ में। और वापस से ऐसी नौबत आ गई कि मेरे भाई ने इस बार बोल दिया कि ये लड़की से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ अब। इसको डॉक्टर दिखा दिया, इसको रिहैबिलिटेशन में डाल दिया, और इसको प्यार से भी हैंडल करने की मैंने कोशिश कर ली, पर अब ये नहीं हो रहा। तो उसने कह दिया कि मैं इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और उसने मुझे वापस भेज दिया। मैं वापस छत्तीसगढ़ आ गई। छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे वापस वही मेरा चालू हो गया। 2 दिन ठीक रहती थी, फिर तीसरे दिन दोबारा शराब शुरू। रात में जब मैं सोती थी तो यूजुअली मैं ब्लैकआउट में सोती थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि पिछले दिन क्या किया। मुझे ये भी नहीं याद रहता था कि मैंने पिछले रात अपनी बोतल कहाँ रखी थी। और मैं हमेशा ऐसे पीती थी ना कि कुछ बचा दूं दूसरे दिन के लिए, क्योंकि मुझे पता है दूसरे दिन मुझे उठने के लिए भी शराब चाहिए। तो मेरी मम्मी इतनी इन सब चीजों में परेशान हो गई थी। वो जगह जगह मन्नतें मांगती थी। और एक तरीके से ना उनका लग रहा था कि मेरे घर पे एक ऐसी नजर लग गई है किसकी, क्या हो गया है अचानक से। अच्छी खासी मेरी बेटी थी और ऐसी हो गई। मुझे उस टाइम तक कोई रियलाइजेशन नहीं था। और मन बहलाने के लिए मेरे घर वालों ने बहुत सारे मुझे काम भी बताए। वो काम भी मैं करती थी, लेकिन कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं रहता था। हर चीज में मेरे साथ शराब रहती थी। और इन सब टाइम में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ कई बार, लेकिन मैं उससे भी कुछ नहीं समझी। फिर मुझे पता नहीं मैंने कंपनी का इंटरव्यू दिया। और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी वो। और मैंने बोला कि मेरा वहां पे सिलेक्शन भी हो गया, पता नहीं कैसे मैं नहीं जानती। लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने मम्मी को बोला कि ये चांस तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मेरा करियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और मुझे बहुत सारे चांसेस मिल सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तुमको एक ही शर्त पे जाने दूंगी कि तुमको शराब बंद करनी पड़ेगी अपनी। और हम तुमको कुछ टाइम तक देखेंगे कि तुम कर पा रही हो नहीं। तो मैंने शराब बंद कर दी, मतलब ऐसे नहीं बंद करी एकदम, बहुत ग्रेजुअली मैंने बंद करी। और बंद करते करते ऐसा मेरा 1 आध महीने हुए। और उसके बाद मैं वापस से बैंगलोर गई। बैंगलोर गई, ऑफिस में मैंने अच्छा काम किया 3 4 महीने। और एक दिन बस मुझे याद है, एक कलीग थे मेरे, और उन्होंने आके मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप वीकेंड में क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए, मैं यूजुअली अपने कपड़े जूते धोती हूँ, और कुछ है नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप ड्रिंक वगैरह नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं करती, मेरे से हैंडल नहीं होती वो चीज। और वो मैंने पहली बार बोली थी अपने लाइफ में कि मेरे से हैंडल नहीं होता। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है। ऐसा तो मैं टोबैको स्मोक करती थी, पर मैं उस फेज में ड्रिंक नहीं कर रही थी। और उस दिन जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया है कि यार कैसी बोरिंग हो गई है मेरी जिंदगी। अब तो सेट भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी, मुझे काम भी मिल गया है अच्छा, और लाइफ ट्रैक में आ रही है। अब तो मैं कुछ कर ही सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक आध दो पैग से क्या फर्क पड़ना है। और मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक दो पैग में मैं रुकूंगी क्या उस टाइम पे। और मैंने ले ली शराब।
शराब लिया मैंने, वहाँ पे मिनिएचर आता है बॉटल, मैंने 2 मिनिएचर्स लिए थे 60-60 ml के। और जब मैंने उसको दोबारा पिया, तो मैं घर पीने पहुंचने से पहले ही मैंने वो 60-60 ml वो मैंने अपने कैब में ही खत्म कर दिए थे। और जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट पे पहुंची तो मेरे को लगा यार, 2 ही क्यों लिए मैंने। और ऐसे करके फिर दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन मैंने 2 की जगह 3 लिए बोट मिनिएचर्स। तीसरे दिन मैंने 3 की जगह 4 लिए। और ऐसा करते करते ना सिलसिला बढ़ता गया। और बढ़ता गया तो वापस मेरे घर में भी लोगों को पता लगने लगा कि इसने वापस से पीनी स्टार्ट कर दी है। घर में लोगों ने मुझे वार्न किया बहुत ज्यादा कि काम छुड़वा देंगे, घर पे बैठा देंगे। पर मैं कहाँ सुनने वाली थी उन सब चीजों से, मुझे डर वर नहीं लगता था उनकी बातों से। और मैं पीती रही ऐसे ही। और ऐसे चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि मैं ऑफिस से वापस आ रही थी। मैंने सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे की शिफ्ट की थी। और मैं वापस आ रही थी। और वापस आते आते मैंने रास्ते में पी थी। और मैं उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं ऐसा कैमरा में मुझे दिखाया गया बाद में कि मैं सोसाइटी के गेट पे गिर गई थी। और मुझे सिक्योरिटी ऊपर लेके आए घर पे। और जो मुझे मैंने जो अपनी हेल्थ इश्यूज में भी जो मुझे ध्यान नहीं दिया था पहले, तो मुझे ब्लैक स्टूल्स भी हो रहे थे। मैं कुछ खाती नहीं थी बिल्कुल भी। मैं खाना इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं खाना खा लूंगी तो मेरा नशा फट जाएगा। तो खाली पेट में ही मैं शराब पीती थी हमेशा। और ये मैं मेक श्योर करती थी कि मेरा पेट खाली हो शराब पीने के टाइम। क्योंकि जब पेट खाली होगा तो शराब एकदम से चढ़ेगी। जैसे ही वो शराब की घूंट मेरे अंदर जाती थी तो एकदम बॉडी में जो गर्मी प्रोड्यूस होती थी, एकदम शरीर गर्म सा लगता था। और मैं उस फीलिंग से एकदम ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैंने कभी शराब में कोई चीज मिलाई नहीं, सीधा बोतल से पिया। और अगर मैं अभी भी ये चीज कई बार बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं ये चीज तो एकदम क्लियरली बोलना चाहूंगी कि आपकी एडिक्शन बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। मतलब हमारी एडिक्शन जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये अमीर है, ये गरीब है, या फिर ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता एडिक्शन में। एडिक्शन में सिर्फ एडिक्शन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो लत की बीमारी हमें लग जाती है। और हम बिल्कुल भी, ये मैटर नहीं करता कि हम औरत हैं, हम मर्द हैं, या फिर क्या है, कोई मैटर नहीं करता। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब आगे चलेगी भी नहीं। शरीर से जब उस दिन मेरे घर वालों ने बोला कि शरीर से कुछ नहीं है, खाती नहीं है कुछ। और उस दिन जो मेरी मम्मी रोई थी, वो मुझे एकदम दिल पे लगा था। वो मुझसे मतलब उन्होंने हाथ जोड़े थे। और वो सीन मुझे आज भी याद है कि तू प्लीज संभल जा, हम अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते। और कुछ मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ था कि हाँ, मैं ऐसे तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी ज्यादा दिन। ऐसे अगर मैं पीती रही तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, साल, 2 साल, उससे ज्यादा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये चीज मुझे रियलाइज हुई थी। दोबारा मेरे भाई ने डॉक्टर को दिखाया, दोबारा डॉक्टर ने रिहैबिलिटेशन बोला। तो बिना होप के, कोई भी उम्मीद के बिना, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। और उन्होंने बोला कि एटलीस्ट रिहैबिलिटेशन में रहेगी
तो जिंदा तो रहेगी। हमारे लिए अभी यही सबसे बड़ी बात है कि हमारा बच्चा जिंदा रहे हमारे सामने। और उन्होंने मुझे रिहैबिलिटेशन में डाल दिया। मैं तो एकदम, मेरा विचार उस समय शून्य था। मैं कुछ विचार नहीं कर पा रही थी। और शून्य विचार के साथ मुझे बहुत सारे लॉस भी हुए अपनी शराबियत के दिनों में, जो मैं एहसास नहीं करती थी। और उसी दौरान में मेरा जो मेरी नौकरी जा चुकी थी, मेरा एक रिलेशनशिप था जिसमें हमने अपनी रिंग्स भी एक्सचेंज कर ली थी। मेरे घर वालों को भी पता था। और उसके सामने मेरे भाई ने बोला था कि तेरे को इस शराबी से क्यों शादी करनी है, इसके अंदर है क्या, ये ऐसे ही शराब पिएगी, ऐसे ही ये चली जाएगी। और बाद में वो रिलेशनशिप भी मेरा खत्म हो गया। बहुत, मैं इस चीज के लिए किसी को ब्लेम नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने हद मचा दी थी, मैं ये मानती हूँ। तो मैं जब इस समय रिहैब गई थी इस बार, तो मेरा सब कुछ चला गया था, मेरा रिलेशनशिप चला गया था, मेरी जॉब चली गई थी। जॉब मेरे फैमिली वालों ने मुझसे रेजिग्नेशन खुद लिखवाया था। और रिलेशनशिप फैमिली वालों के साथ भी एकदम टूट गए थे। फैमिली वालों की मुझसे कोई अपेक्षा नहीं थी कि ये कुछ कर सकती है अब जिंदगी में। और उन्होंने यही सोच के मुझे रिहैब में डाला था। रिहैबिलिटेशन में जाके इस बार मैं कहूंगी, पता नहीं भगवान ने क्या ऐसा किया कि मैं उस रिहैब में जब थी, तो वहां पे हर सैटरडे को एक ए के मेंबर आते थे। आते, वो अभी भी जाते हैं वहां पे। तो वो हर सैटरडे को आते थे और वो अपना मैसेज देते थे वहां पे। और शुरू में तो मैं एकदम डिस्कनेक्ट रहती थी वहां पे। तो ऐसे ही जब सैटरडे को वहां पे एक्टिविटी हुई और सारे लोग जा रहे थे, तो मैंने एक मेंबर से पूछा खाली कि आज क्या है, आज इतने सारे लोग सारे ही क्यों जा रहे हैं एक्टिविटी हॉल में। तो उन्होंने कहा कि इनका सेशन है। उन्होंने उसे मेंबर का नाम लिया और कहा कि इनका सेशन है, यूजुअली सारे लोग जाते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्या होता है उस सेशन में। मैं उस समय तक ए के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और ये ताजुब की बात मैं कहूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती थी, मेरे को हर चीज के बारे में पता था, हर ड्रिंक के बारे में पता था, पर मेरे को ए के बारे में नहीं पता था। तो मैंने जब वो सेशन मैंने अटेंड किया, और मैं यूजुअली हर सैटरडे फिर मैं अपने मन से जाने लगी उनके सेशन में। और वो जो भी बातें करते थे ना, मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती थी कि ये जो कह रहे हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने भी ये सारे दिन देखे हैं। और फिर मैंने देखा कि ये इंसान उतना गिरने के बाद अपनी जिंदगी में वापस खड़ा हुआ है। तो मुझे ना एक होप सी जागी मेरे अंदर कि शायद मैं भी ये कर पाऊं। और उनकी बातों से मुझे ये धीरे धीरे मेरे अंदर होप मिलते गई। और इस चीज में दोस्तों मेरे को बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम इन द सेंस, मैं जब लास्ट टाइम रिहैब गई तो मैं वहां पे 9 महीने रह के आई। और 9 महीने मुझसे लोग कहते थे कि तुम ज्यादा ओवर स्टे नहीं कर रही। उस 9 महीने के टाइम पे मुझे एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरी जिंदगी नहीं चल सकती शराब के साथ। और मैंने माना कि हाँ, शराब एक चीज है, वो बहुत अच्छी है। मैं आज भी शराब से नफरत नहीं करती, पर मैं उसको पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चीज मैंने माना। दूसरा, मैंने सरेंडर किया भगवान के सामने कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मैक्सिमम डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी मैंने डिसीजन लिया है
वो शायद मेरे लिए बिल्कुल भी शायद क्या बिल्कुल भी सही रहा नहीं। तो मैंने बस इतना किया कि जब भी मैं सेरेनिटी प्रेयर करती हूँ और मैं कहती हूँ, हे ईश्वर आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं, तो मैं ये हर बार कोशिश करती हूँ कि ये मैं मीन करूँ। क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे मन की नहीं होती। मन की नहीं होती तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ उन सब चीजों से। लेकिन मैं वापस से ये चीज मैं याद करती हूँ कि हाँ, अगर ये चीज मेरे मन की नहीं है तो ये बिल्कुल ईश्वर के मन की है, और ईश्वर की मन की मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो जब लास्ट में मैं 9 महीने रिहैबिलिटेशन में रही, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया मेरे लाइफ में। मेरा सोचने समझने का तरीका बदल गया। और ये सब मैं कहूंगी कि एहसास हुआ मुझे बहुत सारी चीज का। जितनी माँ बाप को तकलीफ दी वो सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आती थी, अभी भी आती हैं। पर एक चीज मुझे समझ में आई कि जो भी चीज मैं करके आई हूँ पीछे, वो मैं कैसे भी बदल नहीं सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। जो बीत गया वो बीत गया है। लेकिन जो आगे होगा वो मेरे हाथ में है। जो भी गलत मैंने किए हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ, और पता नहीं और किन किन के साथ किया है, तो मैं उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी आज जिस भी दिशा में जा रही है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी में आज जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसा भी आ रहे हैं, वो सिर्फ मेरे वजह से है। क्योंकि मैंने ऐसी चीजें की है शराब पी के। शराब को मैंने डिजीज माना, और ये माना कि मैं बीमार हूँ। बीमार इसलिए हूँ क्योंकि शराब के साथ साथ मेरी सोच है वो भी एकदम सेल्फ सेंटर्ड है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ अपने आप से। मैं पहले हमेशा अपने बारे में ही सोचती थी, मैं और मेरी शराब। उसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं दिखता था। ना माँ बाप दिख रहे थे, ना करियर दिख रहा था, ना मेरा अपना हेल्थ दिख रहा था। लेकिन आज मेरे अंदर ना एक मैं अपने आप को फ्री फील करती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ हे ईश्वर आपकी इच्छा चले हमारी नहीं, तो मैं खुद को थोड़ा फ्री फील करती हूँ कि हाँ, मैं अपने लिए शायद सही डिसीजंस नहीं ले सकती, लेकिन जो भी डिसीजन मेरा ईश्वर मेरे लिए लेगा वो मेरे लिए हमेशा सही होगा। ऐसा नहीं है, अभी भी इच्छाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं भी है जिंदगी से। पर जो भी होगा धीरे धीरे पूरा होगा, ऐसा ही समझती हूँ। एक पॉजिटिव थॉट रखती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हो गया, बहुत मैं सोबर रहने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं अपना रॉक बॉटम नहीं भूलती। रॉक बॉटम मतलब अपने शराबियत के सबसे बुरे दिन है वो नहीं भूलती। क्योंकि क्या कुछ खोया है ये भी मुझे याद रखना जरूरी है। और ऐसे ही चल रहा है। पर आज जिंदगी को एक मैं बोलूंगी डायरेक्शन मिला हुआ है। जो चीजें खोई वो धीरे धीरे वापस आ रही है। सारी चीज तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन कुछ चीजें वापस आ रही है। और अंदर एक्सेप्टेंस है, तो बहुत ज्यादा इस चीज से मदद हो रही है। एक भाई शेयर करते हैं कि अगर जंगल में 20 किलोमीटर चल के आए हैं तो 20 किलोमीटर चल के वापस भी जाना पड़ेगा। तो उस 20 किलोमीटर का शायद अभी मैंने 2 किलोमीटर तय किया है। पर 2 किलोमीटर तय करके भी
जो मुझे आज सुकून मिल रहा है, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ, इस सुकून के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। और बस ईश्वर से इतना प्रार्थना करती हूँ आज कि आज जो मैं सही राह में, आप जिस राह पर मुझे चला रहे हैं, उसी राह पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे करके। और शराब से ऐसे ही दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। और आज ये मैंने मान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपने मुझे मौका दिया शेयर करने का। थैंक यू सिस्टर, कांग्रेस।